हेलो दोस्तों, चलो फिर शुरू करते हैं। आज तीसरा दिन है ना। और 2 दिन का आपने वीडियो देख लिया होगा। पहले टॉपिक्स हमने डिसाइड किए थे, एंशियंट और मिडाइवल कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। और कल वाले वीडियो में केवल शुरू के 4 मिनट में थोड़ा सा ऑडियो इको हुआ था, क्योंकि माइक बैटरी लो था तो कुछ पता नहीं चल पाया था। तो उसके बाद से फिर वीडियो एकदम सही है, आगे वॉइस अच्छे से है, बढ़िया से देखना। उसको 4 मिनट का इग्नोर कर देना या फॉरवर्ड कर लेना। अब आज की वीडियो में क्या है, क्या टॉपिक कल डिसाइड किए गए थे। कल टॉपिक्स थे हमारे 1857 का विद्रोह, इसके बाद में 1857 से संबंधित उत्तर प्रदेश के जो प्रमुख क्षेत्र हैं और क्रांतिकारी। ये 3 टॉपिक थे, आपने पढ़ लिए होंगे, हमने भी पढ़ लिए हैं। अब आ जाओ उसका थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, कुछ की पॉइंट्स निकालते हैं, फिर इस पर आज आपको प्रश्न मिल जाएंगे और सभी प्रश्न करेंगे। उनके 2 प्रश्न इस टॉपिक से आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर, और लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दी हुई होगी। सबसे पहले देखना चाहिए कि ये जो टॉपिक हम लोग देखने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, और आपने देखा भी होगा कि क्या प्रीवियस ईयर में इससे कोई क्वेश्चन आया है। तो हमें पता चला, हाँ भाई, एक प्रश्न आया हुआ था। कौन सा प्रश्न था? देखो, 12 नंबर में वह क्वेश्चन पूछा गया था। और ये देखो, पेपर यूपी पेपर 5 हमारे पास है, और यहाँ क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर आपका 17। क्या था? 1857 के स्वतंत्र समर में उत्तर प्रदेश के योद्धाओं के योगदान पर प्रकाश डालिए, यानी कि थ्रो लाइट ऑन द कंट्रीब्यूशंस ऑफ द वॉरियर्स ऑफ उत्तर प्रदेश इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ 1857। तो समझ लीजिए, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के 1857 से संबंधित जितने भी आपके स्वतंत्रता सेनानी थे या क्रांतिकारी थे, उनके बारे में लिखना था। लेकिन आगे प्रश्न हो सकता है केवल पुरुष क्रांतिकारी, या पुरुष क्रांतिकारी तो नहीं पूछता है, महिला क्रांतिकारियों के बारे में जरूर पूछ सकता है, जैसे झांसी की रानी, बेगम हजरत महल, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे आज की वीडियो में, पहले 57 से संबंधित जो क्षेत्र हैं, कुछ प्रमुख जो जैसे पृष्ठभूमि से संबंधित, और उसके बाद में कुछ क्रांतिकारी, उनको हम पहले पढ़ लेंगे। और कल जो करेंगे टॉपिक, वहां पर हम 57 में महिला क्रांतिकारियां जितनी रही उत्तर प्रदेश से संबंधित, उनका अध्ययन कर लेंगे। चलो फिर देर किए बिना पहले टॉपिक को कंप्लीट करते हैं इसको, और फिर आज प्रश्न लिखेंगे। शुरू करें। तो पहले देखो, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको देख लेना जरूरी होता है, ताकि यह पता चले भाई यहां से प्रश्न बनाए कैसे जाते हैं। पहले हम देखने जा रहे हैं कि 57 के विद्रोह की बात की जाती है, और 57 के विद्रोह के कारण में अक्सर लोगों से कहते सुना होगा आपने कि यह मात्र एक सैनिक कारण इसके लिए जिम्मेदार था, है ना। सैनिकों ने विद्रोह किया, और सैनिकों के विद्रोह के चलते ही यह विद्रोह 57 जैसा हमें दिखाई देता है। क्या आप इस बात को मान लेंगे? हालांकि अंग्रेजों के द्वारा यह बात सिद्ध की जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। फिर हमें जब कारणों तक पहुंचना होगा, तो इसकी पृष्ठभूमि में हमें वैश्विक कारण खोजने पड़ेंगे, यानी कि हम केवल एक सिंगल डायमेंशन पर नहीं सोचेंगे। आर्थिक कारण भी थे, राजनीतिक कारण, यानी कि ब्रिटिशर्स की जो आर्थिक नीतियां थी वह भी जिम्मेदार थी, राजनीतिक कारण भी रहे, प्रशासन में जो बदलाव किए गए वह भी जिम्मेदार रहे। चलो फिर एक साथ इनको हम पीछे की किसी घटनाक्रम से जोड़ करके 57 के विद्रोह तक पहुंचेंगे। और यदि कभी कारणों पर लिखने को आता है, तो ऐसे फॉर्मेट पर भी आप अगर अपने आंसर लिख दोगे कॉपी में, तो वह एग्जामिनर के लिए काफी आसान हो जाएगा, एक फ्लो आपकी कॉपी में दिखाई देगा। जैसे जैसे 57 के विद्रोह के कारण तक पहुंचना है, तो पहले आपको कस्तुनतुनिया की घटना से इसको जोड़कर देखना होगा। बोलोगे कैसे भाई? कस्तुनतुनिया पहले इतना ही पता होगा ना कहां पर है और क्यों यह जिम्मेदार था, अभी समझ में आ जाएगा। देखो, यह भारत आपने देखा, भारत का उत्तरी क्षेत्र है, और यहां आप उत्तर पश्चिम में जाओगे, ईरान का क्षेत्र यहां पर आपको दिखाई देगा। तो पहले यूरोप से कोई भी अगर मान लीजिए भारत की ओर आता था, तो किस रास्ते से आता था? यही स्थलीय मार्ग से होते हुए आता था। बोले ठीक है। फिर यही क्षेत्र जो कस्तुनतुनिया पड़ता है, इसका होता है 1453 में पतन। क्लियर बात है? 1453 में जब इसका पतन होगा, तो यहाँ ऑटोमन साम्राज्य आ जाएगा। बस इतना ही जानो, बेसिक जानकारी केवल इतनी होनी चाहिए कि यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य की स्थापना हो जाएगी, तो यहाँ से एंट्री हो जाएगी यूरोपीय यात्रियों की बंद। अब इनको कोई दूसरा मार्ग खोजना पड़ेगा ना इस भारतीय उपमहाद्वीप में आने के लिए। है बात सही कि नहीं भाई? बोले ठीक है। तो इसी समय क्या होगा, यूरोप में बौद्धिक क्रांति हो रही होगी। 15वीं सदी की बात है, वहां पर बौद्धिक क्रांति हो रही होती है, अर्थात तर्क, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और पूछताछ क्षमता जैसे चीजों का या जैसे विषयों का उदय हो रहा होता है। तो इसी संदर्भ में हमें वहां पुनर्जागरण और धर्म सुधार दिखाई देगा। अब वहां पर लोगों का दृष्टिकोण बदलेगा और अनुसंधान और खोज का दौर शुरू हो जाएगा। क्लियर बात है? आप समझे? कस्तुनतुनिया का पतन इधर होता है, और पैरेलल में यूरोप में यह परिवर्तन आपको देखने को मिल रहे होते हैं। और जब यह परिवर्तन आपको दिखाई देंगे, नया नया आप खोज बताइए भाई, अनुसंधान होगा, खोज होगा, तो मशीनीकरण का दौर ब्रिटेन में चालू हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर यहां समझो, जैसे वहां पर मान लीजिए कोई कपड़ा पहले हाथ से बनाया जाता था। क्लियर बात है? कोई कपड़ा पहले हाथ से बनाया जाता था, तो 1 महीने 15 दिन का समय लगता था। जब मशीन आ जाएगी कोई, हालांकि कोई बहुत बड़ी बड़ी मशीनें नहीं आ गई, छोटे स्तर पर भी मशीनें आ जाएंगी, तो वही कार्य जो 10 दिन में होता था, वही कार्य 1 दिन में होने लगेगा। तो इस आधार पर कुछ अनुसंधान और छोटी छोटी खोजों के माध्यम से वहां बदलाव देखने को मिलेगा।
जब बदलाव आएगा तो वहां लोगों की आवश्यकताएं बदल जाएंगी, तो वहां आवश्यकता जब बदलेगी तो डिमांड और सप्लाई वाला कॉन्सेप्ट लग जाएगा। कैसे? वहां डिमांड बनेगी रॉ मटेरियल की। जैसे मान लो भाई आप कपड़ा वहां रेडीमेड इंडस्ट्री मान लीजिए फल फूल रही है, अब उसके लिए चाहिए क्या? बोले कॉटन चाहिए। कॉटन के लिए वहां रॉ मटेरियल उपलब्ध नहीं होगा तो इधर उधर भागेंगे। इधर उधर भागने के संदर्भ में ही पहले व्यापार करेंगे, व्यापार के माध्यम से वहां से चीजें लाएंगे और यहां से बदले में जो अवेलेबल होगी यूरोप के पास वह ले जाएंगे व्यापारी। यही करते थे ना व्यापारी। और इसी संदर्भ में देखो भारत के साथ व्यापार शुरू हुआ और धीरे धीरे कैसे नीतियां बदलती गई वो अभी समझ में आ जाएगा पूरा। तो पहले आवश्यकताएं क्या रही होंगी इनकी? कच्चा माल, धन या बाजार और सस्ता श्रम। ये सारी आवश्यकताएं समय के साथ भी बदलेंगी और शुरुआती स्तर पर कच्चा माल जरूरत था तो व्यापारिक आपको दृष्टिकोण भी दिखाई देगा कंपनी का। ठीक है भाई, तो इसी संदर्भ में तलाश करते हुए यूरोपी कहां पहुंचते हैं? भारत पहुंचते हैं। तो अब कस्तुनतुनिया के पतन से ही हम यूरोपियों का कैसे भारत में आगमन हुआ इस घटना को हमने समझ लिया। अब यह जैसे ही भारत आएंगे, भारत आने के बाद में यहां भी हमें दो भागों में बांट कर चीजें समझनी चाहिए। कैसे? एक हम बांट कर देखेंगे 1600 से 1757 के दौर को। क्यों भाई ऐसा क्यों कर रहे हैं? 1757 के बाद की नीतियों को हम बदल कर क्यों देख रहे हैं? समझो उसका कारण क्या है। देखो 1600 से 1757 का जो दौर था, यहां पर कंपनी पूरी तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी एक व्यापारिक कंपनी बनकर रह रही थी। अर्थात उसका क्या उद्देश्य था? उसका मूल उद्देश्य यही था कि हम भारत से व्यापार करेंगे, बदले में व्यापारी क्या करता है भाई? आज के समय में व्यापारी वस्तु लाता है तो बदले में धन देता है। ऐसे ही उस समय अगर व्यापारिक कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत से अगर कुछ रॉ मटेरियल ले जा रही थी, बदले में आभूषण, सोने वगैरह, चांदी ये सब देती थी, तो हमें भी फायदा है, उन्हें भी फायदा है भाई। वो जाकर के ब्रिटेन में वहां लाभ कमाते थे। तो इस संदर्भ में ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 से 1757 के दौर में अपनी नीतियों को लागू करती है। तो इसी कारण से यहां हम 1600 से 1757 तक का कंपनी का एक अलग चेहरा देखेंगे जो व्यापारिक चेहरा है। फिर 57 के बाद ऐसा क्या होता है? आपको पता होना चाहिए कि 57 में आपका प्लासी का युद्ध रहता है। वहां से आर्थिक अधिकार कंपनी के पास आ जाएंगे तो यहां से इनकी लालसा बढ़ेगी और अधिक से अधिक धन कमाने की ओर अग्रसर हो जाएंगे। जैसे ही धन कमाने की ओर जाएंगे फिर आप देखेंगे 64 का बक्सर का विद्रोह होगा। यहां से राजस्व की जो वसूली है उगाही और तेज कर देगी कंपनी। आप समझ रहे हो, अधिकारियों के भीतर भी लालच आएगा यहां से, और यहीं से कंपनी में व्यापार से वाणिज्य का उदय हो जाएगा। और वाणिज्य का मतलब ही क्या होता है? मुनाफा कमाना, लाभ कमाना। और इसी संदर्भ में कंपनी का जो व्यापारिक दृष्टिकोण है यह बदलेगा। अब कंपनी अगर व्यापार कर रही है किसी क्षेत्र में, और मान लो भाई वह भारत जैसे क्षेत्र में व्यापार कर रही थी, आप ही कर रहे हो, और भारत जैसा व्यापारिक क्षेत्र अगर आपके अधीन हो जाए तो आपको व्यापारिक रूप से लाभ भी अधिक हो जाएगा, क्योंकि अब वो क्षेत्र ही हमारा हो गया, जैसे चाहेंगे यहां से लाभ कमाएंगे। तो इसी आधार पर कंपनी का दृष्टिकोण बदला और क्षेत्र आधिपत्य की ओर कंपनी अग्रसर हो गई। कंपनी या समझ लो ब्रिटिश क्राउन ही समझ लो इसको, इनडायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन ही आपको समझना चाहिए। क्लियर बात है? क्योंकि कंपनी किसके हाथों की कठपुतली थी? वहां के शेयर धारकों के हाथ की। ठीक है, अब यहां से नीतिगत परिवर्तन दिखाई देगा। एक नीतिगत परिवर्तन यहां से और आपको समझ में आता होगा, जैसे शुरुआती स्तर पर कंपनी ने घेरे की नीति अपनाई थी। जानते हो ना, शुरुआती स्तर पर घेरे की नीति अपनाती है, फिर सहायक संधि की नीति अपनाती है। घेरे की नीति क्या होती है? जैसे कंपनी का कोई यह क्षेत्र था, बंगाल के क्षेत्र में मान लीजिए कंपनी की फैक्ट्री वगैरह खुली हुई थी। अब इसके आसपास के क्षेत्र में वह अपना एक बैरियर रूप से लगाकर रखती थी, घेराव करके रखती थी अपने उस क्षेत्र को सुरक्षित रखने के लिए। वही आपकी घेरे की नीति कहलाती थी। फिर सहायक संधि में क्या होता था? यहां कंपनी किसी राज्य क्षेत्र से सहायक संधि करती थी, यहां अपना ब्रिटिश रेजिमेंट रखती थी, रेजिडेंट रखती थी, यानी कि आप हमारी सेना रख लो, बदले में आप सेना का हमारी खर्च उठाओ, हम आपको सुरक्षा देंगे। यह भी एक पॉलिसी थी ब्रिटिशर्स की या कंपनी की। क्लियर बात है? फिर इसके बाद व्यक्तिगत हड़प की नीति चालू हो जाएगी, जिसे डलहौजी की व्यक्तिगत हड़प नीति आप जानते हैं ना। इसी के बाद से 57 जैसा विद्रोह आ जाएगा, जब रियासतों को वह हड़पना चालू कर देगा। क्लियर बात है? और फिर जब 57 जैसा विद्रोह हो जाएगा, यहां से नीति बदल जाएगी और अधीनस्थ की नीति चालू हो जाएगी। एक कंपनी के नीतिगत बदलाव के स्तर पर यह भी परिवर्तन दिखाई देता है और यहां से भी प्रश्न आपका बनाया जाता है। दूसरा, हम नीतिगत परिवर्तन के साथ देखेंगे कि उसकी विस्तारवादी नीति चालू हो जाएगी। जो हमने देखा कर्नाटक, बंगाल, मैसूर या मराठों के साथ जो युद्ध चालू हो रहे हैं, लगातार युद्धों से आपने प्रीलिम्स के स्तर पर सारे युद्ध पढ़े होंगे कि कर्नाटक युद्ध हुआ, उसके बाद आपका मैसूरों के साथ, मराठों के साथ, एक एक के साथ में युद्ध करके कंपनी क्या कर रही है? इन्हें पराजित कर रही है और इन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर रही है। पहला उद्देश्य तो था इन क्षेत्रों पर अधिकार करके प्रत्यक्ष शासन जब हमारा हो जाएगा तो हम जितना चाहेंगे लाभ कमा सकेंगे, और वह आप लाभ में या कंपनी की नीति में परिवर्तन आपको समझ में आ रहा होगा, पीछे से कैसे जोड़ करके मैंने समझाया है। दूसरा, यहां पर ही आपकी औपनिवेशिक शोषण मूलक नीतियां लागू होने लगेंगी।
ठीक है भाई। तो यहां जैसे ही औपनिवेशिक शोषण मूलक नीतियां लागू होंगी, यहां आप आर्थिक नीतियां समझ सकते हो या प्रशासनिक नीतियों को रखकर देख सकते हो, और कुछ आपकी यह राजनीतिक नीतियां देखिए कैसे राजनीतिक क्षेत्रों पर धीरे धीरे कंपनी के द्वारा प्रत्यक्ष नियंत्रण शुरू हो जाएगा करना। अब यहां से भारतीयों में भैया असंतोष, सीधी सी बात है, जब कंपनी सीधे हस्तक्षेप करने लगेगी तो भारतीयों में असंतोष तो पनपेगा ही, और इस असंतोष की ही परिणति के रूप में हमें नजर आएगा 1857 का स्वतंत्रता संग्राम। अब समझ में आया कि 1857 का स्वतंत्रता संग्राम एकमात्र इसका सैनिक कारण नहीं था, इसके पीछे जिम्मेदार जितनी पृष्ठभूमि थी, बन रही थी, वह क्लियर तरीके से समझ में आ गई होगी। हालांकि फिर भी लोग इसको क्या कहते हैं, सैनिक विद्रोह सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, तो बिल्कुल नहीं है भाई, सैनिक विद्रोह मात्र एक तत्कालिक कारण था। चलो फिर आगे बढ़े, यह पृष्ठभूमि समझानी बहुत जरूरी थी, तभी 1857 के बारे में जो आप पेपर 1 में पढ़ते हो वही पेपर यहां पर भी है, चीजें तो वही दिखाई देंगी, लेकिन अब यूपी स्पेसिफिक चीजें कुछ यहां पर पढ़नी पड़ेंगी हमें। फिर एक अक्सर आपने देखा होगा यूपीएससी में क्वेश्चन आया हुआ है, क्या 1857 का विद्रोह एक निर्णायक मोड़ था? अब यहाँ यूपीएससी का प्रीवियस ईयर का यह क्वेश्चन है, और यूपी पीसीएस में यहाँ सीधे सीधे प्रश्न कुछ आपने देखे होंगे यूपीएससी से उठाकर दे दिए जाते हैं। चलो इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जिसने भी बोला भाई 57 का विद्रोह एक निर्णायक मोड़ हुआ, तो उसको उसके पास कुछ तर्क होंगे ना देने के लिए, तो उसने क्या तर्क दिए, किस आधार पर यह बात बोली है, तो आप बताओगे। उसने कहा कि भैया अब यह बताइए भाई किसने बोला होगा, जो साम्राज्यवादी इतिहासकार होगा उसने बोला होगा या राष्ट्रवादी? तो आप बताओगे यह साम्राज्यवादी इतिहासकार ही होगा, वही बोल रहा होगा कि भाई ये निर्णायक मोड़ रहा, एक तरीके से यह डिसीजन चेंज, एक तरीके डिसीजन मेकिंग था, यह किस तरीके से ब्रिटिशर्स के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा कंपनी के नियंत्रण को खत्म कर दिया गया। कंपनी जो शोषण कर रही थी भारतीयों का, हमने देखो खत्म कर दिया है, अब हमने अपना साम्राज्य स्थापित कर दिया है। तो यही स्थापित करने की कोशिश की जाएगी साम्राज्यवादी इतिहासकारों के द्वारा। आपको क्या है आगे खंडन करना है इसका, लेकिन पहले उसके तर्क तो देख लो। उसने तर्क दिया, देखो गवर्नर जनरल की जगह अब क्या आ गया, अब वायसराय आ गया। दूसरा तर्क देता है कि ब्रिटिश क्राउन का अब अप्रत्यक्ष शासन पहले हुआ करता था, पहले कंपनी शासन करती थी, अब हम कंपनी को खत्म कर देंगे, हम प्रत्यक्ष रूप से शासन करेंगे। तीसरा तर्क क्या देगा, तीसरा तर्क यह देता है कि हमने देशी रियासतों के खिलाफ कोई भी हस्तक्षेप अब नहीं करना है ना, पहले हस्तक्षेप किया गया जिस कारण 57 का विद्रोह हुआ, अब हम कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तीसरा देखो यह आधार दिया गया। चौथा बोला गया चूंकि मध्य वर्ग तटस्थ रहा था 57 के विद्रोह में, इसीलिए मध्य वर्ग को एक सहायक की भूमिका में रखा जाएगा, और मध्य वर्ग क्या है, सहायक की भूमिका में रहेगा, तो कंपनी की नीतियों का, अब कंपनी क्या, ब्रिटिश क्राउन की नीतियों का समर्थन करेगा। चौथी बात यह कही जाती है कि सामाजिक जो प्रथाएं थी उनमें भी कंपनी अब क्या करेगी, हस्तक्षेप नहीं करेगी। और सेना में भैया भारतीयों का प्रतिशत पहले ज्यादा रहता था रेशियो, अब सेना में भारतीयों का रेशियो घटाया जाएगा और ब्रिटिशर्स का रेशियो भी बढ़ाया जाएगा। तो यह सारे कारण हैं जो निर्णायक मोड़ के तौर पर बताया जाता है, स्थापित किया जाता है। लेकिन आप बताओगे कोई निर्णायक मोड़ नहीं था। अब क्या था, शोषण मूलक जो चेहरा था वो बदल गया था। पहले हमारा शोषण कंपनी करती थी, अब हमारा शोषण कौन करेंगे, ब्रिटिशर्स सीधा करेंगे। तो ब्रिटिश क्राउन अब हमारा सीधा शोषण करेंगे, कोई निर्णायक मोड़ नहीं था। तो इस आधार पर अपने उत्तर को एंड देना है, कंक्लूड आपको इसी आधार पर करना चाहिए अपने उत्तर को, है ना, बिल्कुल समर्थन नहीं कर देना इसका। आगे बढ़ते हैं तो 57 के पहले के कुछ नागरिक विद्रोह देखते हैं। देखो नागरिक विद्रोह आप जानते हैं जहां सेना इन्वॉल्व नहीं होती है, अर्थात सैनिक विद्रोहों को छोड़कर 57 के पहले जितने विद्रोह हुए वो नागरिक विद्रोह कहलाते हैं। और यह सभी नागरिक विद्रोहों पर लागू होगा। अगर प्रकृति को लेकर समझिए तो इनकी स्थानीय प्रकृति रहेगी, क्योंकि यह जिस क्षेत्र विशेष में होते थे उस क्षेत्र विशेष की कुछ समस्याएं रहती थी, उन्हीं कारणों वश ही यह विद्रोह आपको दिखाई देंगे, है ना। कुछ आपको यहाँ पर समझ लीजिए अखिल भारतीय स्वरूप नहीं दिखाई देगा, जितने आपके 19वीं सदी के विद्रोह होंगे, यह अखिल भारतीय स्वरूप आपको 20वीं सदी में दिखाई देता है। तो इसीलिए इनकी स्थानीय प्रकृति रहेगी और विशेष मुद्दों और स्थानीय असंतोष के कारण ही यह विद्रोह दिखाई देते हैं। तो 19वीं सदी के जितने विद्रोह हैं सभी पर यह चीज लागू होती है। और ब्रिटिश की भू राजनीतिक और प्रशासनिक जो नीतियां हैं उनके कारण ही इनका जन्म होता है। कुछ विद्रोह आ जाओ नागरिक वाले हम देख लेते हैं, और यहाँ वही विद्रोह हम देखेंगे प्रमुख रूप से जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ये देखिए आगे की लग गई है 57 के विद्रोह के प्रमुख क्षेत्रों की पीडीएफ। चलो पहले हम नागरिक विद्रोह देखते हैं। पहला विद्रोह कौन सा दिया हुआ है, देखो गोरखपुर बस्ती बहराइच का विद्रोह। यहां क्या करना है, अगर मान लो आपसे स्पेसिफिक क्वेश्चन बना दिया गया 57 के पहले के उत्तर प्रदेश से संबंधित नागरिक विद्रोहों की चर्चा कीजिए, ऐसा प्रश्न बनाया जाएगा। तो उत्तर प्रदेश के जितने नागरिक विद्रोह हुए पहले आपको क्या करना है, एक रफ मैप बनाना है और जितने नागरिक विद्रोह रहे ना उन सभी को लोकेट कर देना है अपने मैप पर।
तो पहला कौन सा है भाई, गोरखपुर बस्ती बहराइच का विद्रोह। तो गोरखपुर बस्ती और बहराइच का विद्रोह यहां लिखेंगे और डैश करके इसको हम लिख देंगे। तो ये देखो मैप आप जरूर बनाना अपने आंसर में, जहां पॉसिबल हुआ करे वहां मैप जरूर बनाया करो। गोरखपुर बस्ती और बहराइच का क्षेत्र समझिए, यहां पर 1781 की बात होती है। और जैसे ही आप देखोगे कि 1781 के समय जो ब्रिटिश कंपनी थी, इसकी कहानी समझ लो तो ये जितने फैक्ट लिखे हुए हैं बहुत आसानी से याद आ जाएंगे। 1781 में क्या होता है, कंपनी आप जानते हैं कि 3 फ्रंट पर लड़ रही होती है साउथ में, है ना। इसी समय आपका मैसूरों से लड़ रहे होते हैं और इसी समय मराठों से भी लड़ रहे होते हैं, इसी समय निजामों से भी। तो 3 फ्रंट पर कंपनी लड़ेगी, तो कंपनी के पास भैया खर्चा भी तो बहुत होगा। खर्चा होगा कि नहीं भाई, ब्रिटिशर्स का होगा। तो बोले ब्रिटिशर्स का खर्चा भी बहुत हो रहा होगा। अब खर्चे की भरपाई तो कहीं से करनी होगी। बोले यही बंगाल के बगल में ही, बंगाल प्रेसिडेंसी के बगल में ही क्षेत्र था। कौन सा, बोले यहीं पर क्षेत्र था गोरखपुर बस्ती और बहराइच का क्षेत्र। बोले यहाँ गोरखपुर और बस्ती बहराइच के क्षेत्र में जो उस समय गवर्नर जनरल कौन हुआ करता था, बोले गवर्नर जनरल हुआ करता था वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स क्या करेगा, अलेक्जेंडर हन्नी की नियुक्ति यहाँ पर करेगा इजारेदार के रूप में। और जैसे ही यहाँ इजारेदार के रूप में अलेक्जेंडर हन्नी की नियुक्ति की जाएगी, वह करों में वृद्धि कर देगा। जैसे यहाँ के लोगों के ऊपर कर बढ़ाएगा, और कर का बोझ किसके ऊपर पड़ेगा, कृषकों के ऊपर बढ़ेगा, और कृषकों के ऊपर बढ़ेगा तो जमींदारों के ऊपर भी असंतोष बढ़ेगा, है ना। सीधी सी बात है कि ऐसा तो है नहीं कृषक वर्ग प्रभावित होगा, जमींदार वर्ग भी प्रभावित होगा। तो जैसे ही करों में वृद्धि की जाएगी, क्योंकि ब्रिटिशर्स चाहेंगे कि हमें यहाँ से ज्यादा कर मिले और कर लेकर के हम ये कहाँ लगा सके पैसा, उधर लगा सके जहां 3 फ्रंट पर हम लड़ रहे हैं 3 बड़ी शक्तियों के साथ में। तो उसकी परिणति के रूप में ही यहाँ जब कर में वृद्धि होगी, तो यहाँ लोगों के द्वारा विद्रोह किया जाएगा। और वही विद्रोह हमें गोरखपुर बस्ती बहराइच के विद्रोहों के रूप में दिखाई देता है। प्रतिक्रिया स्वरूप हालांकि अंततः इनका दमन कर दिया जाएगा, लेकिन पहली यहाँ पर जो विद्रोह है आपको औपनिवेशिक नीतियों के प्रति विरोध देखने को मिल जाएगा। क्लियर बात है। तो गोरखपुर बस्ती और बहराइच के क्षेत्रों का कारण आपको पता चल गया होगा कि प्रमुख कारण यही रहा था कि कंपनी के द्वारा जो करों में वृद्धि की गई, और करों में वृद्धि क्यों की गई, क्योंकि वह 3 फ्रंटों पर उधर लड़ रही थी और खर्च की जो भरपाई करनी थी वह कैसे की जाए, इसके संदर्भ में वारेन हेस्टिंग्स ने हन्ने को यहां पर नियुक्त किया था। दूसरा देखते हैं अवध का विद्रोह। भाई अवध के विद्रोह को समझना है तो यहां थोड़ा सा बंगाल के विद्रोह से समझने की कोशिश करो। जो बंगाल में घटना हुई थी ना, बंगाल की घटना तो आप जानते हो, सिराजुद्दौला के बाद में मीर जाफर और मीर कासिम के संदर्भ में क्या होता है, सिराजुद्दौला की जैसे ही मृत्यु होती है तो मीर जाफर को नियुक्त किया जाता है। अब मीर जाफर को जैसे ही नियुक्त किया जाएगा तो वह उसकी महत्वाकांक्षाओं की अंग्रेजों की पूरी नहीं कर पाएगा, तो मीर कासिम बिठाया जाएगा। यही घटना हो रही होती है, और यही सेम घटना आपकी अवध के क्षेत्र में होगी। क्या होगा, अवध के क्षेत्र में जैसे ही आसफुद्दौला की मृत्यु होती है, आसफुद्दौला की मृत्यु के बाद में वहां वजीर अली नवाब को बिठाया जाता है अंग्रेजों की मदद से। लेकिन यह अंग्रेजों की भैया महत्वाकांक्षा नहीं पूरी कर पाएगा। फिर किसको बिठाया जाएगा, फिर सादत खां को नवाब बनाया जाएगा और वजीर अली को भेज दिया जाता है कहां पर, बनारस में। और वहीं बनारस में एक घटना होती है, वहां चेरी अंग्रेज की हत्या हो जाती है और बनारस मजिस्ट्रेट पर हमला कर दिया जाता है। यह घटना वहां पर बनारस के नरसंहार के रूप में जानी जाती है, और माना जाता है ऐसा कि इस घटना के पीछे प्रमुख रूप से जिम्मेदार कौन था, यही वजीर अली को प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना जाता है, जिस कारण फिर अंग्रेजों के द्वारा अंततः इसका दमन कर दिया जाएगा और इसमें मदद ली जाएगी जयपुर के राजा की। क्लियर बात है। तो अवध के विद्रोहों की घटना समझ में आई कि अवध का जो विद्रोह हुआ किस कारण से हुआ। जब वजीर अली को यहाँ पर भैया पहले नवाब बनाया गया और नहीं महत्वाकांक्षा पूरी कर पाए, तो फिर सादत खां को बना दिया गया और वजीर अली को कहां भेज दिया गया, बनारस में ये घटना हो जाती है, जिसे बनारस नरसंहार के रूप में जाना जाएगा। और नरसंहार रूप में जब जिम्मेदार वजीर अली को पाया जाएगा तो वजीर अली का दमन कर दिया जाता है। तो यहाँ पर ऐसे विद्रोह समाप्त हो जाता है। तीसरा देखेंगे बुंदेलखंड के क्षेत्र का। बुंदेलखंड के क्षेत्र में समझिए दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध हो रहा था, और उसी समय दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के समय ही बुंदेलखंड का जो क्षेत्र होता है वह अंग्रेजों के द्वारा बंगाल प्रेसिडेंसी में मिला लिया जाएगा। अब भैया जैसे ही आप बंगाल प्रेसिडेंसी में बुंदेलखंड के क्षेत्र को मिलाओगे, यहां बैठे होते हैं बुंदेला सरकार। बोले हम अगर इसमें चले गए, बंगाल प्रेसिडेंसी में चले गए, तो हमारी एक जो प्रथा है यहाँ पर वंशानुगत मुखिया की, ये खत्म हो जाएगी। बोले हाँ, तो इसीलिए फिर बुंदेला सरकार के द्वारा यहाँ विद्रोह किया जाएगा, लेकिन अंग्रेजों के द्वारा इनका दमन कर दिया जाएगा और इनकी जो ये परंपरा थी ना वंशानुगत मुखिया वाली, इसको भी समाप्त कर देंगे वो। तो यह है आपकी बुंदेलखंड के क्षेत्र में जो विद्रोह होता है उसका घटनाक्रम हमने समझ लिया, और इसको आपको अपने शब्दों में अपने आंसर में लिख देना है। फिर बरेली का विद्रोह, तो बरेली के विद्रोह में प्रमुख कारण समझ लो, चौकीदारी कर में वृद्धि थी।
जैसे ही चौकीदारी कर में वृद्धि की जाएगी वहां के लोगों के द्वारा इसका विरोध कर दिया जाएगा और अंग्रेजों के द्वारा स्थानीय लोगों का बहुत आसानी से दमन यहां भी कर दिया जाता है। फिर सबसे लास्ट आपको अलीगढ़ विद्रोह के बारे में भी बता देना है। अलीगढ़ विद्रोह का जो प्रमुख कारण था मालगुजारी में वृद्धि करना था। ठीक है भाई, तो स्थानीय लोगों को यहाँ इससे असंतोष होगा और हाथरस के तालुकेदार और भगवंत के द्वारा यहाँ पर नेतृत्व किया जाता है। चाहो तो ये याद कर लो, चाहो तो ये भूल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इतना याद रखना अलीगढ़ में जो विद्रोह हुआ इसका प्रमुख कारण हुआ अंग्रेजों के द्वारा मालगुजारी में वृद्धि कर देना। और जो बरेली का विद्रोह हुआ इनका प्रमुख कारण था चौकीदारी कर में विद्रोह वृद्धि करना। तो यही प्रमुख कारण है। और 5 आपको देखो नागरिक विद्रोह बता दिए गए। 57 के पहले के जो 5 प्रमुख नागरिक विद्रोह थे और उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। यह देखो ऐसे मैप की मैं बात कर रहा था, इस तरीके का मैप यदि प्रश्न मिलता है तो जरूर बनाना। अपने क्वेश्चन में यह मैप बनाने की कोशिश किया करो, यहां से आपको +1 आपको नंबर जरूर मिलेगा, क्योंकि आप सीधा सीधा अगर लिख दोगे तो वहां से आपको +1 और किसी से ज्यादा कैसे मिलेंगे भाई। इस तरीके की चीजें जब आप करोगे ना अपने आंसर में तभी आप पाओगे। अब बात करते हैं भाई, देखो अलीगढ़ का क्षेत्र देखा था, बरेली का भी, अवध, गोरखपुर, बस्ती, बहराइच और बुंदेलखंड। जो 5 नागरिक विद्रोह हमने देखे हैं वही 5 हमने मैप पर लोकेट कर दिए। इसी आधार पर हमें अपने उत्तर को लिखना है। फिर आगे बढ़ते हैं तो आगे अपना आया 1857 के क्रांतिकारियों के बारे में लिखना है। जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है, अभी 23 के मेंस वाला जो क्वेश्चन हमने देखा, इसमें क्या पूछा था, 57 के विद्रोह में जो सभी क्रांतिकारी हुए ना उनके योगदान पर, यानी कि उनका कंट्रीब्यूशन हमें बताना था 57 के विद्रोह में, वो भी उत्तर प्रदेश के जितने योद्धा थे। यह प्रश्न हमारे एग्जाम में आ चुका है। हमें अब क्या तैयार करना है, देखो जो प्रमुख क्रांतिकारी थे 57 के जुड़े हुए, जैसे मंगल पांडे बख्त का हो गए, लियाकत अली हो गए, और इधर लक्ष्मीबाई, हजरत महल, अजीजन बाई और झलकारी बाई, ये प्रमुख क्रांतिकारी हैं। इससे पहले क्या करें हम, जो एक पेज देखो पीछे लगा हुआ था 57 के विद्रोह के उत्तर प्रदेश के प्रमुख क्षेत्र देख लेते हैं। क्षेत्रों के बाद क्रांतिकारियों का अध्ययन कर लेंगे, है ना। अभी क्रांतिकारी पढ़ लेंगे, पहले क्षेत्र देखते हैं कौन से प्रमुख क्षेत्र थे। और प्रीलिम्स के स्तर पर भी आप इन्हें पढ़ते हो और मेंस के स्तर पर भी इन्हें ही तो पढ़ना है यार। बस इतनी जानकारी क्या है ना होनी चाहिए। ये बहुत ही प्रसिद्ध नाम है और इनके नेतृत्वकर्ता जो बताए जाएंगे, जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये भी एकदम जुबान पर होने चाहिए। ये तो मतलब हो ही नहीं सकता है कि ध्यान न रहे, ये तो जरूर जरूर ध्यान रखना है। जैसे लखनऊ और कानपुर का जो क्षेत्र है, यहाँ देखो लखनऊ में बेगम हजरत महल के पास में नेतृत्व था, इनके हाथों में नेतृत्व था, और इनके पुत्र जो होते हैं बिजरिस कादिर के हाथ में नेतृत्व चला जाता है। और यहाँ आप जानते हैं लखनऊ का जब विलय किया जाता है तो यहाँ दत्तक पुत्र जैसा कॉन्सेप्ट जो था माना नहीं जा रहा था, लेकिन यहाँ तो भैया बेगम हजरत महल का पुत्र था बिजरिस कादिर। तो लखनऊ को जब मिलाया जा रहा होता है, कुशासन का आरोप लगा करके मिलाया जा रहा होता है। इसका कारण तो आप जानते ही होंगे। और यहाँ नेतृत्व इसीलिए बेगम हजरत महल के द्वारा किया जाएगा और जो दमन किया जाएगा कैंपबेल के द्वारा। लखनऊ और कानपुर इन दोनों क्षेत्रों में ही दमन कैंपबेल के द्वारा किया जाता है। और कानपुर में नाना साहब और तात्या टोपे, ये वही नाना साहब हैं जो आपके मराठा शासक हुए, जिन्हें कानपुर में बिठूर भेज दिया गया था पेंशन के रूप में, है ना। पेंशन भुक्तभोगी के रूप में रह रहे होते हैं, इनकी पेंशन भी बंद कर दी जाती है, क्योंकि यह भी दत्तक पुत्र हुआ करते थे, इसीलिए इनकी पेंशन पर रोक लगाई जाएगी। तो कानपुर के क्षेत्र में यह नेतृत्व अपने हाथों में ले लेते हैं। और झांसी के क्षेत्रों में लक्ष्मीबाई, कौन नहीं जानता है। और यहाँ दमन किसके द्वारा किया गया, दमन हीरोज के द्वारा किया जाता है। और हीरोज के द्वारा ही, अभी लक्ष्मीबाई के बारे में हम जब पढ़ेंगे अलग से, जब महिला क्रांतिकारियों के बारे में हम देखेंगे तो वहां बताएंगे कि हीरोज के द्वारा ही यह स्टेटमेंट भी दिया जाता है लक्ष्मीबाई के बारे में कि वह एक अकेली ही मर्द थी जो क्रांतिकारी के रूप में 57 के विद्रोह में लड़ रही थी। क्लियर बात है। अब मेरठ से आप जानते हैं, जब अभी हम मंगल पांडे के बारे में देखेंगे तो मंगल पांडे को फांसी दी जाएगी, उसके अगले ही महीने 10 मई से, यहाँ 18 मई लिखा हुआ है, 10 मई 1857 से मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत हो जाती है। क्लियर बात है। शुरू कहां से हो रहा है, मेरठ के क्षेत्र से ही शुरू हो रहा है। और बरेली में आपके खान बहादुर खान नेतृत्व कर रहे थे और कर्नल नील के द्वारा ही यहाँ पर दमन किया जाता है। और बरेली से दमन करके फिर कर्नल नील पहुंचता है इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में। इलाहाबाद और बनारस के क्षेत्र में जाता है और वहां नेतृत्व किसके हाथ में होता है, लियाकत अली। ये पूरा घटनाक्रम भाई बहुत अच्छे से हम समझेंगे, क्योंकि लियाकत अली और मंगल पांडे के बारे में हम अपने लेक्चर में ही यहाँ कर लेंगे डिस्कस। उसी आधार पर और भी जितने क्रांतिकारी हैं उनके बारे में भी आपको अध्ययन करना चाहिए, यदि उनके कंट्रीब्यूशन पर स्पेसिफिक रूप से आपसे प्रश्न बनाया गया। हालांकि जो प्रश्न बना था वो तो एक ओवरऑल सारे क्रांतिकारियों पर बना हुआ था, लेकिन अगर मान लो स्पेसिफिक किसी पर्सन बेस पर क्वेश्चन बनाकर पूछ दिया गया कि 57 के विद्रोह में भाई लियाकत अली की भूमिका बताइए, है ना, या भूमिका का मूल्यांकन कीजिए, फिर आप क्या करोगे। फिर तो पूरा आपको कम से कम इतना आना चाहिए ना कि 200 शब्द में लिख सको। ठीक,
और इधर उधर की बातें तो घुमाकर लिखनी नहीं है। और ये देखिए यूपी पर आपको जो प्रमुख स्थान अभी हमने डिस्कस किए वह सारे मैप पर देखो बनाकर यहाँ दिखा दिए गए हैं। चलो अब क्रांतिकारी देखते हैं 57 के क्रांतिकारियों में। जब ओवरऑल लिखना होगा तो सभी के बारे में कुछ कुछ लिख देना चाहिए था। जब 23 में हुआ था उसमें सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा हम लिख सकते थे, लेकिन अब हम यहाँ पर पहले मंगल पांडे के बारे में देखेंगे, फिर हम लियाकत अली के बारे में, दो के बारे में यहाँ डिस्कस कर देता हूँ। फिर आगे अगले जो वीडियो में डिस्कस करेंगे वहां महिला क्रांतिकारी जो हुई उनमें प्रमुख रूप से जैसे लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, इनके बारे में कुछ बेसिक बेसिक की पॉइंट्स देख लेंगे। बाकी आपने जो नोट्स बनाए होंगे वहां अपडेट कर लेना यहाँ से कुछ चीजें, और नहीं बनाए हैं तो यह नोट्स लेकर के इसमें अपडेशन करते रहना आप। चलो फिर मंगल पांडे देखते हैं। भाई मंगल पांडे के बारे में क्या आपको पता है? सबसे पहले तो मंगल पांडे के बारे में यदि लिखने को आ जाता है तो आपको बताना है कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। क्लियर? उत्तर प्रदेश के बलिया में इनका जन्म होता है और अंग्रेजों की सेना के 34वें रेजिमेंट के सिपाही होते थे। ठीक है भाई, अंग्रेजों की सेना के 34वें रेजिमेंट के सिपाही थे। होता क्या है आपको पता होना चाहिए, 57 का विद्रोह जब होता है उसके पहले यह अफवाह होती है या जो भी होती है सच्चाई होती है, यह बात फैलाई जाती है कि जो कारतूस है उस कारतूस में सुअर और गाय की चर्बी का प्रयोग करते हुए यह कारतूस बनाई जा रही है, और यह कारतूस खोली जाती थी मुंह से। भाई अब मुंह से खोली जाएगी तो ब्राह्मण आदमी क्या होगा, भड़क जाएगा तुरंत अगर गाय की चर्बी का प्रयोग किया जाएगा, और मुस्लिम क्या होगा, सुअर की चर्बी सुन के क्या होगा, भड़क जाएगा। तो यही समझ लीजिएगा, यह भी कहा जाता है कि अफवाह फैलाई गई थी जानबूझकर हिंदू और मुस्लिम दोनों को भड़काने के लिए, या हो सकता है इसमें सच्चाई भी हो भाई। तो इस कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग हो रहा था। जैसे ही यह पता चला अब पांडे जी यहाँ भड़क गए। पांडे जी भड़केंगे तो बगावत की यहीं से शुरुआत हो जाएगी। और शुरुआत के संदर्भ में देखा कि 29 मार्च 1857 की बात होती है और इन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों की हत्या कर दी। जैसे ही ब्रिटिश अधिकारी की गोली मारकर हत्या करेंगे, अगले महीने 8 अप्रैल 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे को फांसी दे दी जाएगी। और जिस रेजिमेंट से ये आते थे, किससे, बैरकपुर की 34वीं रेजिमेंट से आते थे, वह पूरी की पूरी रेजिमेंट ही 34वीं बर्खास्त कर दी जाएगी। क्लियर बात है? यह पूरी रेजिमेंट बर्खास्त कर दी गई और इन्हें 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। यह थी मंगल पांडे की पूरी कहानी। आसान है कि नहीं याद करनी? और यह कुछ की पॉइंट्स हैं जिनको आपके दिमाग में रखना ही है और भाषा अपनी देनी है जब भी उत्तर लिखना है। फिर इस तरीके का कंट्रीब्यूशन आपको बताना है। कंट्रीब्यूशन बताते हुए फिर इसको रिलेट कर देना है, आगे जोड़ देना है कि इसी संदर्भ में अगले महीने 10 मई 1857 से मेरठ से क्रांतिकारियों के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत कर दी जाती है। ठीक, फिर आपको और क्या करना है, इस संदर्भ में अगर प्रश्न आपसे लिखने को आता है तो कोई करंट वगैरह की अगर न्यूज रहती है तो उसको आप इंट्रो में भी बना सकते हो या आप कंक्लूड भी कर सकते हो इसके साथ में। वैसे इंट्रो बनाओ, ज्यादा बेहतर होता है। जैसे स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा मंगल पांडे पोस्टल स्टैंप जारी किया गया है। तो मंगल पांडे को कंट्रीब्यूशन देते हुए भारत सरकार के द्वारा पोस्टल स्टैंप जारी किया गया है। इस तरीके का अगर इंट्रोडक्शन होगा तो पता चलेगा भाई आप हिस्ट्री का क्वेश्चन लिख रहे हो कैसे, लेकिन करंट की किसी इवेंट से आप अपने आंसर को अपडेट भी रख रहे हो, तो एक अलग इंप्रेशन पड़ता है अपने आंसर पर। दूसरा क्या है, एक और फैक्ट है कि शहीद मंगल पांडे महाउद्यान की स्थापना, इसको हाल ही में शहीद मंगल पांडे महाउद्यान की स्थापना बैरकपुर में की गई है। ऐसे आप इंट्रो बनाओ, मात्र 20 से 25 शब्दों का एक इंट्रो रहेगा, छोटा इंट्रो रहेगा और करंट की घटना से अपडेटेड आपका बेहतरीन इंट्रो हो जाएगा। तो ऐसे कोशिश किया करो, अगर कोई आपके पास घटनाक्रम करंट का आता है तो ये अपने पास जो नोट्स रहते हैं इन नोट्स में ही साइड में लिख लिया करो। साइड में लिखने से क्या होता है, ये आपका अपडेटेड इंट्रो हो गया। और इस तरीके का जब आप आंसर आप लिखोगे ना, कहीं लिखा होगा ना आपके पास, बार बार आप पढ़ोगे तभी आप इंट्रोडक्शन में उसको यूज कर पाओगे। अदरवाइज ऐसे ही पढ़ते हुए निकल जाओगे न्यूज़पेपर वगैरह में, तो आप उसको इंट्रोडक्शन के रूप में यूज कैसे करोगे जब तक रिवाइज नहीं होगा बार बार आपसे, है ना। तो मंगल पांडे हो गया। अब लियाकत अली के बारे में इसी में देख लेते हैं। भाई लियाकत अली के बारे में आपको यह पहले बताइए, लियाकत अली ने नेतृत्व किस क्षेत्र से किया था। अब जैसे हमें लियाकत अली का हम पढ़ेंगे ना, इसी आधार पर आप क्या करोगे, और क्रांतिकारियों का भी पढ़ सकते हो, जितने पुरुष क्रांतिकारी हैं। हालांकि अगले में हम महिला क्रांतिकारी को पूरा कवर कर लेंगे। ओवरऑल आपसे प्रश्न सीधा महिला क्रांतिकारियों पर भी बन सकता है। अगर किसी एक पर बना तो इतना कर लेंगे कि एक पर भी आप लिख लोगे। चलो, मौलवी लियाकत अली पर मान लो केवल मौलवी लियाकत अली पर ही प्रश्न पूछ लिया गया, तब क्या करोगे भाई। तो समझते हैं पहले मौलवी लियाकत अली के बारे में अगर लिखने को आ गया तो एक जो जिस आधार पर देखो यहाँ नोट्स दिया गया है, ध्यान से देखो। ऐसे भी आप चाहो तो अपने उत्तर को लिख सकते हो, एक फ्लो दिखाई देगा, क्योंकि एक क्रम में जब आपका चेक करने वाला एग्जामिनर होगा, कॉपी को चेक करेगा, इस क्रम में एरो बना बना करके
आगे पूरा देखो क्रम दिया हुआ है कैसे आपको लिखना है, तो एक फ्लो उसको दिखाई देगा, चेक करने में आसानी होगी, बढ़िया नंबर देगा। ठीक, नहीं तो आप बुलेट पॉइंट्स में लिख दीजिए, पैराग्राफ में भी छोटे छोटे बनाकर लिख सकते हैं, तरीके कई होते हैं, लेकिन ऐसा तरीका लिखो कि सामने चेक करने वाले इंसान को थोड़ा सा मजा आए, चेक करने में बोरियत नहीं लगनी चाहिए। तो चलो मौलवी लियाकत अली के बारे में देखते हैं, अगर आपसे लिखने को आएगा क्या क्या आपके पास में पॉइंट्स होने चाहिए कम से कम दिमाग में आपके। तो मौलवी लियाकत अली का जन्म कहां पर हुआ था? बोले प्रयागराज में देखो इनका जन्म होता है, और लक्ष्मीबाई को यह छबीली बहन कहते थे। छबीली मतलब होता है छोटी बहन, तो ये छोटी बहन मानते थे लक्ष्मीबाई को, यह जो है छबीली बहन कहकर बुलाते थे। ये मौलवी लियाकत अली के बारे में बहुत बेसिक सी जानकारी पहले जान लीजिए। जैसे ये बेहतर वक्ता भी थे, लेखक थे, और यह अनुयायियों के सहयोग से इन्होंने क्या किया, हरदोई का जो क्षेत्र पड़ता है वहां से इन्होंने अपने अभियान की, ब्रिटिश विरोधी अभियान की शुरुआत की, और आगे इनका अभियान बढ़कर के प्रयागराज के क्षेत्र तक, बेसिकली बनारस और प्रयागराज के क्षेत्र तक फैल गया, और इनके अनुयायियों के कहने पर ही इन्होंने जो नेतृत्व है वह अपने हाथों में ले लिया था। यह इस तरीके से शुरुआत होती है 57 के विद्रोह के संदर्भ में, लियाकत अली की एंट्री होती है ऐसे। तो मौलवी साहब भाई बनारस के क्षेत्र में पहुंच चुके थे, और वहां बनारस के क्षेत्र में इन्होंने इलाहाबाद की जो 6वीं रेजिमेंट थी उस पर हमला कर दिया, यानी कि वहां बनारस विद्रोहियों द्वारा हमला कर दिया जाता है 6वीं रेजिमेंट पर, और उस रेजिमेंट को वहां पर अपने अधिकार में लेकर के खुसरोबाग क्षेत्र से सैन्य परिचालन अड्डा बना लेते हैं उसको, और वहां से संचालित करते हैं जितनी भी पॉलिसीज होती हैं। समझना, यहाँ पर मौलवी साहब खुसरोबाग में प्रमुख केंद्र बनाते हैं, यानी कि सैर परिचालन अड्डा समझ रहे हो ना, वहां से ही सारी नीतियों को लागू करते हैं। जो नगरीय क्षेत्र होता है, नगर निवासी क्षेत्र होता है, यहाँ पर अपने सैनिक, अपने कोतवाल, अपना नायब तहसीलदार अपनी कानून व्यवस्था को लागू कर देते हैं लियाकत अली साहब। आप देख रहे हो यहाँ पर कि लियाकत अली ने किस तरीके से अपने हाथों में राजनीतिक सत्ता भी ले ली थी। इलाहाबाद के संदर्भ और बनारस के संदर्भ में लियाकत अली के बारे में जब आप बताओगे 57 के विद्रोह के बारे में, तो यह जरूर पॉइंट डालना है। तो अब ये सब चीजें देख रहा था भाई कर्नल नील। कर्नल नील हम पढ़ चुके हैं बरेली के क्षेत्रों में दमन कर चुका था, और यहाँ भैया इलाहाबाद के क्षेत्र में कौन था उस समय? इलाहाबाद के क्षेत्र में हैवलॉक जी थे। हैवलॉक जी संभाले नहीं पा रहे थे, तो फिर यहाँ कर्नल नील आएगा, बड़ी सेना लेकर के पहुंचेगा, और वह दिमाग लगाएगा। वह क्या करेगा, देखेगा कि खुसरोबाग से सैन्य परिचालन हो रहा था भाई, ये एक सैनिक अड्डा बनाकर रखा हुआ था, किसने? लियाकत अली ने। वो आकर के तोप लाएगा, और तोप ला करके किस ओर लगा देगा? तोप ला करके लगा देगा नगरीय क्षेत्र की ओर, जहां नगर निवासी रह रहे थे, तो नगरों की ओर तोपे लगा देगा भैया। ठीक है, जैसे ही तोप नगरों की ओर लगाएगा और बोलेगा या तो तुम समर्पण कर दो लियाकत अली से, या फिर हम तोप क्या करेंगे, नगरीय क्षेत्र की ओर दाग देंगे। अब यहाँ नागरिकों की सुरक्षा के लिए लियाकत अली के द्वारा समर्पण कर दिया जाएगा और खुसरोबाग को छोड़ दिया जाएगा। कहानी समझना, यही सारी चीजें देखो यहाँ पर दी हुई हैं, बस मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनते चलना। अपना आंसर जब आप लिखोगे तो बहुत ही मजा आएगा और फ्लो बनेगा आपके आंसर में। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि नागरिकों की सुरक्षा के लिए मौलवी साहब फिर क्या करेंगे, छोड़ देंगे, और इस आधार पर अंग्रेजों के हाथ में इलाहाबाद का क्षेत्र आ जाता है। तो इलाहाबाद का दमन आप समझ रहे हैं किस तरीके से किया गया है। तो यही एक तरीका अपनाया गया था कर्नल नील के द्वारा, जब खुसरोबाग क्षेत्र को आजाद किया गया था। किससे आजाद क्या किया गया था? अपने हाथों में लिया गया था, मतलब बंधन बनाया गया था खुसरोबाग के क्षेत्र को। किसके द्वारा? कर्नल नील के द्वारा। और यहां से ही लियाकत अली पलायन कर जाएंगे, हालांकि यहाँ कंट्रोल में नहीं आते हैं अभी, है ना। यहां से लियाकत अली भाग निकलते हैं। भागने के बाद कहां जाएंगे? भागने के बाद कानपुर पहुंचते हैं, और कानपुर में कौन था भैया? नाना साहब थे। नाना साहब से मिलेंगे, तो नाना साहब से मिलकर के रणनीति बना ही रहे होते हैं कि नाना साहब की पराजय हो जाती है, और जैसे ही नाना साहब की पराजय होगी तो वहां से भागेंगे। वहां से भागते हैं तो कुछ समय तक गुप्त रूप से यह ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध संघर्ष करते रहते हैं, लेकिन अंततः लियाकत अली भैया भी जो है, मौलवी साहब भी गिरफ्तार हो जाते हैं और इनको सेलुलर जेल भेज दिया जाता है। अंततः इस विद्रोह का दमन हो जाता है। इस आधार पर इलाहाबाद के क्षेत्र में होने वाला जो विद्रोह था, 57 का विद्रोह था, इसका अंत होता है। तो समझ में आया? 1857 के संदर्भ में लियाकत अली के बारे में जब लिखना होगा तो यह घटनाक्रम आपके दिमाग में होना चाहिए, तभी आप उनकी भूमिका को बहुत अच्छे से लिख पाओगे कि क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे लियाकत अली ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की 57 के विद्रोह में। यह आपको जानकारी रहेगी, तभी आपके आंसर में भी थोड़ा फ्लो आएगा कि कैसे कैसे पॉइंट बाय पॉइंट आपको चीजें अपनी बुलेट पॉइंट में डालनी है, या ऐसे आप अपनी कॉपी पर इस तरीके से भी फॉर्मेट में अपना आंसर लिख सकते हो, ताकि पढ़ने में आसानी रहे। बेसिकली आपको लिखी हुई चीजें पढ़ानी ही तो है सामने वाले को, ऑब्जेक्टिव तो यही है। और पढ़ाने के साथ साथ आपको यह भी दिखाना है कि आपका आंसर कैसे जा रहा है, फ्लो में जा रहा है। ठीक है,
और बस अपनी शब्द सीमा का ध्यान रखना है कि 200 शब्दों में अगर कहा जाए तो 200 शब्दों के भीतर ही लिखना है अपने आंसर को। चलो फिर आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं और फीडबैक जरूर दिया करो यार कि मजा आ रहा है। पिछला वीडियो हालांकि अगर आपने सोचा हो कि पूरा वीडियो नहीं वैसा है, शुरू का जो 4 मिनट का वीडियो है 1 से 5 मिनट तक, वहां थोड़ा सा ऑडियो प्रॉब्लम है, बाकी उसके बाद ऑडियो एकदम सही है और यह वीडियो एकदम ठीक है ना, इसमें कोई ऑडियो प्रॉब्लम नहीं है। फीडबैक जरूर दिया करो कि यह वीडियोस जो जा रहे हैं मेंस के पर्पज से आपको आंसर राइटिंग में हेल्पफुल हैं या नहीं है भाई, कि एवे ही बन रहे हैं, है ना, हेल्प मिल रही है। तो सारे लोग फीडबैक दिया करो, थोड़ा समझ में भी आए। चलो फिर यहाँ खत्म करते हैं वीडियो को, फिर मिलते हैं कल। जो आज टॉपिक देंगे पढ़ने के लिए वो पढ़ना है सभी को और फिर कल फिर उसका डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।